अगर आपको लगता है कि पैसा कमाने का सबसे सुरक्षित और एकमात्र रास्ता नौकरी है, तो एक पल रुकिए, खुद से एक सवाल पूछिए। अगर कल आपकी नौकरी चली जाए तो आपके पास क्या बचेगा? क्या आपकी दूसरी इनकम है? क्या आपके पास कोई ऐसा बिजनेस या स्किल है जिससे आप दोबारा कमाई शुरू कर सकें? या फिर आपकी पूरी आर्थिक जिंदगी सिर्फ 1 महीने की सैलरी पर टिकी हुई है? दोस्तों, नौकरी बुरी चीज नहीं है, लेकिन सिर्फ एक ही इनकम सोर्स पर निर्भर रहना जोखिम जरूर हो सकता है। इसीलिए आज की वीडियो में हम बात करेंगे ऐसे 9 छोटे बिजनेस आइडियाज की, जिन्हें आप अपनी क्षमता, बजट और स्थानीय मार्केट के हिसाब से छोटे स्तर से शुरू कर सकते हैं। इनमें कुछ बिजनेस ऐसे हैं जिनमें कम पूंजी से शुरुआत हो सकती है, कुछ को आप नौकरी या पढ़ाई के साथ शुरू कर सकते हैं और कुछ को आगे चलकर टीम बनाकर बड़ा किया जा सकता है। लेकिन एक बात पहले ही साफ कर दूं, कोई भी बिजनेस अपने आप पैसा नहीं देता। हर बिजनेस में रिसर्च, मेहनत, ग्राहक, सही लोकेशन और रिस्क मैनेजमेंट जरूरी है। तो आइए शुरू करते हैं। पॉइंट 1, डेड स्टॉक बिजनेस। दोस्तों, जरा किसी बड़े गोदाम या दुकान की कल्पना कीजिए। वहां हजारों प्रोडक्ट्स रखे हुए हैं, लेकिन उनमें से कुछ ऐसे होंगे जो महीनों से बिके ही नहीं। किसी का डिजाइन पुराना हो गया, किसी का पैकेजिंग मॉडल बदल गया, किसी प्रोडक्ट की डिमांड कम हो गई, या दुकानदार के पास उसे बेचने का सही ग्राहक ही नहीं है। अब ज्यादातर लोग ऐसे सामान को देखकर कहते हैं, ये तो बेकार स्टॉक है। लेकिन बिजनेस की दुनिया में कभी कभी असली मौका वहीं होता है जहां दूसरे लोग समस्या देखते हैं। इसी मॉडल को आप डेड स्टॉक या क्लियरेंस स्टॉक बिजनेस के रूप में समझ सकते हैं। इसका मतलब यह नहीं कि आप खराब या एक्सपायर्ड सामान खरीदें। आपको सिर्फ ऐसा स्टॉक ढूंढना है जो इस्तेमाल के लायक और कानूनी रूप से बेचने योग्य हो, लेकिन किसी कारण से विक्रेता के पास लंबे समय से पड़ा है। मान लीजिए किसी दुकानदार के पास पुराने मॉडल के जूते हैं। वह उन्हें 1500 रुपये में बेचने की कोशिश कर चुका है, लेकिन ग्राहक नहीं मिल रहे। अगर वह वही माल आपको काफी कम कीमत पर दे देता है, तो आप उसे दूसरे ग्राहक वर्ग या दूसरे शहर के बाजार में बेचने की कोशिश कर सकते हैं। यही इस बिजनेस का पूरा खेल है। सही सामान, सही कीमत और सही ग्राहक। शुरुआत करने के लिए अपने आसपास के होलसेल मार्केट, कपड़ों की दुकानों, फुटवियर स्टोर्स, फर्नीचर विक्रेताओं और छोटे डिस्ट्रीब्यूटर्स से संपर्क कर सकते हैं। उनसे पूछिए कि उनके पास ऐसा कौन सा स्टॉक है जो लंबे समय से नहीं बिक रहा। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है, बिना जांचे माल मत खरीदिए। प्रोडक्ट की क्वालिटी, बिल, ब्रांड की प्रामाणिकता, एक्सपायरी, वारंटी और रीसेल डिमांड जरूर जांचें। इसके बाद आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक मार्केटप्लेस या अपनी वेबसाइट जैसे चैनलों के जरिए बिक्री शुरू कर सकते हैं। आपका लक्ष्य सिर्फ सस्ता खरीदना नहीं होना चाहिए। आपका लक्ष्य होना चाहिए सही कीमत पर ऐसा सामान खरीदना जिसे ग्राहक वास्तव में खरीदना चाहता हो, क्योंकि सस्ता सामान हमेशा अच्छा बिजनेस नहीं होता। अगर आपने 10,000 रुपए का ऐसा स्टॉक खरीद लिया जिसे कोई खरीदना ही नहीं चाहता, तो 10,000 रुपए भी फंस सकते हैं। इसीलिए इस बिजनेस में सबसे बड़ी पूंजी पैसा नहीं, बल्कि मार्केट की समझ है। पॉइंट 2, डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। अब बात करते हैं ऐसे बिजनेस की जिसमें आपको गोदाम, दुकान या डिलीवरी बॉय की जरूरत नहीं पड़ती। नाम है डिजिटल प्रोडक्ट बिजनेस। डिजिटल प्रोडक्ट मतलब ऐसी चीज जिसे इंटरनेट के जरिए बार बार बेचा जा सके, जैसे ई बुक, नोट्स, टेम्पलेट्स, डिजाइन पैक्स, रिज्यूमे टेम्पलेट्स, स्टडी मटेरियल, प्रेजेंटेशन टेम्पलेट्स, वीडियो एडिटिंग प्रीसेट्स, LUTs, डिजिटल प्लानर्स या किसी खास स्किल से जुड़ी गाइड। मान लीजिए आपको वीडियो एडिटिंग आती है। आप सिर्फ दूसरों के लिए वीडियो एडिट करने के बजाय एक दिन यह सोच सकते हैं, क्या मैं अपने अनुभव को किसी डिजिटल प्रोडक्ट में बदल सकता हूं? आप कैपकट या VN के लिए टेम्पलेट पैक बना सकते हैं। अगर आपको डिजाइन आता है तो सोशल मीडिया पोस्ट टेम्पलेट्स बना सकते हैं। अगर आपको पढ़ाई की किसी चीज में अच्छी समझ है तो व्यवस्थित स्टडी नोट्स या प्रैक्टिस मटेरियल बना सकते हैं। अगर आपको किसी विषय का अनुभव है तो एक छोटी ई बुक तैयार कर सकते हैं। यहाँ आपकी स्किल आपका एसेट बन जाती है। लेकिन एक गलत फहमी दूर करना जरूरी है। डिजिटल प्रोडक्ट का मतलब यह नहीं कि एक PDF बना दी और रातों रात हजारों रुपए आने लगे। असल चुनौती है ऐसा प्रोडक्ट बनाना जिसकी किसी वास्तविक व्यक्ति को जरूरत हो। इसलिए पहले समस्या खोजिए, फिर उसका समाधान तैयार कीजिए, फिर उसे डिजिटल प्रोडक्ट में बदलिए। उदाहरण के लिए, अगर बहुत सारे नए यूट्यूबर्स को थंबनेल बनाने में परेशानी होती है तो आप उनके लिए टेम्पलेट पैक बना सकते हैं। अगर छोटे बिजनेस वालों को सोशल मीडिया पोस्ट बनाने में दिक्कत है तो आप रेडी टू यूज डिजाइन पैक बना सकते हैं, यानी पहले ग्राहक की परेशानी और उसके बाद आपका प्रोडक्ट।
यही सही बिजनेस मॉडल है और इसकी सबसे बड़ी खूबी है कि एक डिजिटल प्रोडक्ट को कई ग्राहकों तक पहुंचाया जा सकता है। इसलिए हर बिक्री के साथ नया प्रोडक्शन करना जरूरी नहीं होता, लेकिन आपको कॉपीराइट, लाइसेंस और दूसरे लोगों की सामग्री को बिना अनुमति इस्तेमाल करने से बचना होगा। पॉइंट 3, कार वॉश एंड डिटेलिंग बिजनेस। अब आते हैं एक ऐसे बिजनेस पर जिसकी जरूरत गाड़ियों की संख्या के साथ बनी रहती है, कार वॉश और डिटेलिंग। आज शहरों में कारों की संख्या लगातार बढ़ रही है, लेकिन कार मालिकों के पास अपनी गाड़ी को बार बार साफ करने का समय हमेशा नहीं होता। यहीं से सर्विस बिजनेस का मौका पैदा होता है। आप शुरुआत में बेसिक कार वॉश से शुरू कर सकते हैं और धीरे धीरे इंटीरियर क्लीनिंग, वैक्यूमिंग, पॉलिशिंग, टायर ड्रेसिंग और दूसरी डिटेलिंग सेवाएं जोड़ सकते हैं। लेकिन यहाँ सबसे पहले आपको अपने इलाके की डिमांड समझनी होगी। क्या वहाँ पर्याप्त कारें हैं? क्या लोग इस सर्विस के लिए भुगतान करने को तैयार हैं? कंपटीशन कितना है? पानी और बिजली की उपलब्धता कैसी है? और सबसे महत्वपूर्ण, आपके सेटअप की लागत कितनी होगी? शुरुआत में बहुत बड़ा सेंटर खोलने के बजाय छोटा सेटअप या डोर स्टेप मॉडल भी देखा जा सकता है, जहां स्थानीय नियम और पानी के इस्तेमाल से जुड़े नियमों का पालन जरूरी है। इस बिजनेस में सिर्फ कार धोना ही आपकी पहचान नहीं बनाएगा। साफ काम, समय पर सर्विस और अच्छा ग्राहक अनुभव आपको दोबारा ग्राहक दिलाएगा। मान लीजिए एक ग्राहक आपकी सर्विस से खुश है, वह अगली बार फिर आपके पास आएगा, अपने दोस्त को बताएगा और शायद आपकी मासिक सर्विस भी ले ले। यहीं से रिकरिंग कस्टमर्स बनते हैं। लेकिन एक बात याद रखिए, 400 रुपए की सर्विस को 10 गाड़ियों पर करके 4000 रुपए की बिक्री होना अलग बात है और 4000 रुपए पूरा प्रॉफिट होना अलग। पानी, बिजली, केमिकल, स्टाफ, किराया और दूसरी लागतें निकालने के बाद ही वास्तविक लाभ पता चलेगा। यानी बिजनेस में सिर्फ रेवेन्यू नहीं, प्रॉफिट देखना जरूरी है। पॉइंट 4, कंटेंट बिजनेस। अब बात उस बिजनेस की जिसे आज सिर्फ एक स्मार्टफोन से शुरू किया जा सकता है, कंटेंट बिजनेस। यूट्यूब, इंस्टाग्राम और दूसरे प्लेटफॉर्म्स ने एक नई इकोनॉमी बनाई है। आज कोई व्यक्ति शिक्षा, मनोरंजन, न्यूज़, टेक्नोलॉजी, फाइनेंस, फिटनेस, इतिहास, किताबों या किसी खास स्किल पर कंटेंट बनाकर ऑडियंस बना सकता है। लेकिन यहाँ भी सबसे ज़रूरी चीज़ व्यूज़ नहीं है, सबसे ज़रूरी चीज़ है ट्रस्ट। अगर लोग आपकी बात पर भरोसा करने लगते हैं तो आपकी ऑडियंस एक बिजनेस एसेट बन सकती है। फिर कमाई के कई रास्ते हो सकते हैं, जैसे एडवर्टाइजिंग, स्पॉन्सरशिप, एफिलिएट मार्केटिंग, डिजिटल प्रोडक्ट्स, सर्विसेज और मेंबरशिप्स, बशर्ते प्लेटफॉर्म की नीतियां और लागू नियम पूरे किए जाएं। लेकिन शुरुआत में आपको सिर्फ पैसे के बारे में नहीं सोचना चाहिए। पहले यह सोचिए, मैं किस तरह के लोगों की कौन सी समस्या हल कर सकता हूं। अगर आप फाइनेंस से समझते हैं तो फाइनेंशियल एजुकेशन कंटेंट बना सकते हैं। अगर आपको बुक्स पसंद हैं तो बुक समरीज बना सकते हैं। अगर आपको टेक्नोलॉजी आती है तो टेक्नोलॉजी एक्सप्लेन कर सकते हैं। अगर आपको किसी स्किल में अनुभव है तो उसे सिखा सकते हैं। और अगर आपके पास कैमरा या महंगा सेटअप नहीं है तो भी शुरुआत संभव है। लेकिन AI वॉइस, AI इमेजेस या दूसरे टूल्स का इस्तेमाल करते समय प्लेटफॉर्म पॉलिसीज और ओरिजिनलिटी का ध्यान रखना जरूरी है, क्योंकि सिर्फ दूसरे लोगों की सामग्री उठाकर दोबारा डालना लॉन्ग टर्म बिजनेस नहीं बनाता। आपको अपनी रिसर्च, अपनी प्रेजेंटेशन और अपनी वैल्यू जोड़नी होगी। शुरुआत में 10 व्यूज भी आ सकते हैं, 100 व्यूज भी, शायद कई वीडियो बिल्कुल ना चलें। लेकिन अगर आप लगातार सीखते हैं, ऑडियंस को समझते हैं और कंटेंट क्वालिटी सुधारते हैं तो धीरे धीरे आपका चैनल एक डिजिटल एसेट बन सकता है। पॉइंट 5, रेंटल बिजनेस। अब सोचिए, क्या आपको हर चीज खरीदना जरूरी है? अगर किसी को सिर्फ 2 दिन के लिए कैमरा चाहिए तो क्या वह कैमरा खरीदेगा? अगर किसी को सिर्फ शादी के लिए डिजाइनर आउटफिट चाहिए तो क्या वह उसे हमेशा के लिए खरीदना चाहेगा? यहीं से शुरू होता है रेंटल बिजनेस। इसमें आप किसी उपयोगी एसेट को खरीदकर जरूरतमंद लोगों को तय अवधि के लिए किराए पर दे सकते हैं, जैसे कैमरा इक्विपमेंट, स्पीकर्स, प्रोजेक्टर्स, इवेंट इक्विपमेंट, पार्टी डेकोरेशन आइटम्स, फर्नीचर, कॉस्ट्यूम्स या कुछ अन्य स्थानीय रूप से मांग वाली चीजें। लेकिन यहाँ सबसे जरूरी चीज है यूटिलाइजेशन। मान लीजिए आपने 50,000 रुपए का इक्विपमेंट खरीदा। अगर वह महीने में सिर्फ 1 दिन किराए पर जाता है तो आपका पैसा धीरे वापस आएगा। लेकिन अगर वह लगातार डिमांड में रहता है तो इकोनॉमिक्स बेहतर हो सकती है। इसलिए एसेट खरीदने से पहले यह पता करें कि आपके इलाके में उसकी मांग कितनी है, कौन ग्राहक है, कितना किराया मिल सकता है, मेंटेनेंस कितना होगा, डैमेज का रिस्क कितना है, और अगर ग्राहक सामान वापस नहीं करता तो आपका सिस्टम क्या होगा। अग्रीमेंट, सिक्योरिटी डिपॉजिट और प्रॉपर वेरिफिकेशन जैसे उपाय
रेंटल बिजनेस में बहुत महत्वपूर्ण हो सकते हैं। इसलिए सिर्फ यह सोचकर कोई चीज मत खरीदिए कि इसे किराए पर दे दूंगा। पहले मार्केट रिसर्च कीजिए। पॉइंट 6, लोकल सर्विस एजेंसी। अब एक ऐसी समस्या की बात करते हैं जिसका सामना लगभग हर शहर में लोग करते हैं। घर में अचानक प्लम्बर चाहिए, इलेक्ट्रीशियन चाहिए, AC रिपेयर चाहिए, क्लीनर चाहिए, पेंटर चाहिए, लेकिन भरोसेमंद व्यक्ति कहां से मिलेगा? यही समस्या एक लोकल सर्विस एजेंसी के जरिए बिजनेस अपॉर्चुनिटी बन सकती है। आप खुद प्लम्बर या इलेक्ट्रिशियन बने बिना भी एक नेटवर्क बना सकते हैं। आप अपने इलाके के अच्छे सर्विस प्रोवाइडर्स को जोड़ सकते हैं और कस्टमर्स को उनसे कनेक्ट कर सकते हैं। लेकिन यहां आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी होगी क्वालिटी कंट्रोल, क्योंकि अगर आपने गलत व्यक्ति ग्राहक के घर भेज दिया तो ग्राहक आपको जिम्मेदार मानेगा। इसीलिए वर्कर्स को वेरीफाई करना, उनकी स्किल और बिहेवियर समझना और कस्टमर फीडबैक लेना जरूरी है। शुरुआत में आप व्हाट्सएप बिजनेस, गूगल बिजनेस प्रोफाइल और लोकल सोशल मीडिया ग्रुप्स जैसे माध्यमों से कस्टमर्स तक पहुंच सकते हैं। मान लीजिए किसी ग्राहक को इलेक्ट्रीशियन चाहिए, आप वेरीफाइड इलेक्ट्रीशियन भेजते हैं। सर्विस का पेमेंट तय तरीके से होता है और आपकी एजेंसी एग्रीड कमीशन या सर्विस फी कमाती है। लेकिन हर क्षेत्र में लाइसेंसिंग, GST, लोकल रजिस्ट्रेशन और अन्य नियम अलग हो सकते हैं। इसलिए जरूरत के अनुसार कंप्लायंस जांचना जरूरी है। इस बिजनेस की खासियत है कि आप धीरे धीरे सर्विसेज बढ़ा सकते हैं। पहले प्लम्बिंग, फिर इलेक्ट्रिकल, फिर AC रिपेयर, फिर क्लीनिंग, फिर पेंटिंग और आगे चलकर पूरी होम मेंटेनेंस एजेंसी। यानी आप खुद हर काम करने के बजाय एक सर्विस सिस्टम बना सकते हैं। पॉइंट 7, स्ट्रीट फूड / ठेला मैनेजमेंट। अब उस बिजनेस की बात करते हैं जिसे लोग अक्सर छोटा समझ लेते हैं। स्ट्रीट फूड बिजनेस। पानी पूरी, चाट, मोमोज, चाय, वड़ा पाव, रोल्स, सैंडविच और दूसरे स्नैक्स की मांग कई जगहों पर मजबूत रहती है। लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ी गलती लोग करते हैं, वे सिर्फ खाने पर ध्यान देते हैं, जबकि असली खेल है लोकेशन प्लस टेस्ट प्लस हाइजीन प्लस प्राइस प्लस स्पीड प्लस कस्टमर एक्सपीरियंस। अगर आपका ठेला ऐसी जगह है जहां लगातार फुटफॉल है तो कस्टमर मिलने की संभावना बढ़ती है, लेकिन भीड़ वाली जगह का मतलब ऑटोमेटिक सक्सेस नहीं है। आपको स्थानीय अनुमति, स्वच्छता और फूड सेफ्टी रिक्वायरमेंट्स का पालन करना होगा। अब मैनेजमेंट मॉडल समझिए। जरूरी नहीं कि आप हमेशा खुद ठेले पर खड़े रहें। आप एक छोटा सेटअप बनाकर ट्रेंड वर्कर रख सकते हैं। आपका काम हो सकता है इन्वेंटरी देखना, क्वालिटी चेक करना, सेल्स ट्रैक करना और कस्टमर फीडबैक लेना। लेकिन इसका मतलब यह नहीं कि वर्कर लगा दिया और बिजनेस अपने आप चलने लगा। फूड बिजनेस में चोरी, वेस्टेज, क्वालिटी और कैश मैनेजमेंट जैसे रिस्क्स होते हैं। इसलिए रोज का हिसाब रखना बेहद जरूरी है। और अगर पहला आउटलेट प्रॉफिटेबल हो जाए तभी दूसरे लोकेशन पर वही मॉडल दोहराने के बारे में सोचिए। एक छोटा ठेला अगर सही सिस्टम से चलता है तो वह आगे चलकर मल्टीपल आउटलेट्स का आधार बन सकता है। पॉइंट 8, पैकेजिंग बिजनेस। अब सोचिए आज कितने छोटे ब्रांड्स ऑनलाइन प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं। कपड़े, कॉस्मेटिक्स, कैंडल, ज्वेलरी, गिफ्ट्स, फूड प्रोडक्ट्स, हैंडमेड आइटम्स। इन सभी को एक चीज की जरूरत होती है, पैकेजिंग। आज पैकेजिंग सिर्फ सामान को ढकने का काम नहीं करती, वह कस्टमर एक्सपीरियंस का हिस्सा बन चुकी है। एक अच्छी बॉक्स डिजाइन, स्टिकर, थैंक यू कार्ड या प्रोडक्ट लेबल छोटे ब्रांड को प्रोफेशनल लुक दे सकता है। यही वजह है कि पैकेजिंग बिजनेस में B2B कस्टमर्स का अच्छा पोटेंशियल हो सकता है। आप शुरुआत में खुद मैन्युफैक्चरिंग करने के बजाय लोकल प्रिंटर्स और मैन्युफैक्चरर्स के साथ काम करके कस्टमाइजेशन और सप्लाई सर्विस से भी शुरू कर सकते हैं। जैसे कस्टम बॉक्सेस, पेपर बैग्स, स्टिकर्स, लेबल्स, थैंक यू कार्ड्स, प्रोडक्ट टैग्स, गिफ्ट पैकेजिंग। सबसे अच्छी बात है कि अगर किसी ब्रांड को आपकी क्वालिटी पसंद आती है तो उसे बार बार पैकेजिंग की जरूरत पड़ सकती है, यानी रिपीट ऑर्डर्स की संभावना बनती है। लेकिन यहाँ कंपटीशन भी है, इसलिए सिर्फ सस्ता बेचने के बजाय डिजाइन, क्वालिटी, टर्न अराउंड टाइम और रिलायबिलिटी पर ध्यान देना होगा। एक ग्राहक को अगर हर बार समय पर सही क्वांटिटी और सही क्वालिटी मिलती है तो वह सिर्फ कीमत नहीं देखता, वह रिलायबिलिटी भी देखता है और यही आपकी कॉम्पिटिटिव एडवांटेज बन सकती है। पॉइंट 9, टी और फास्ट फूड मिनी कैफे। और अब आखिरी बिजनेस,
टी और फास्ट फूड मिनी कैफे। भारत में चाय सिर्फ एक ड्रिंक नहीं है, कई लोगों के लिए यह रोज की आदत है। सुबह की चाय, ऑफिस ब्रेक, दोस्तों के साथ शाम की चाय और इसके साथ स्नैक्स। इसी डिमांड को अगर अच्छी लोकेशन, साफ सफाई और बेहतर कस्टमर एक्सपीरियंस के साथ जोड़ा जाए तो एक छोटा टी या फास्ट फूड आउटलेट बनाया जा सकता है। लेकिन यहाँ भी सबसे पहले लोकेशन रिसर्च जरूरी है। कॉलेज एरिया, ऑफिस जोन, मार्केट, कोचिंग सेंटर, रेजिडेंशियल एरिया, बस स्टैंड, हर लोकेशन का कस्टमर अलग होगा। कॉलेज एरिया में अफोर्डेबल प्राइसिंग काम कर सकती है। ऑफिस एरिया में स्पीड और क्वालिटी महत्वपूर्ण हो सकती है। रेजिडेंशियल एरिया में फैमिली फ्रेंडली सर्विस ज्यादा मायने रख सकती है। इसलिए एक ही मेन्यू हर जगह काम करेगा यह जरूरी नहीं। आप छोटे मेन्यू से शुरुआत कर सकते हैं। चाय, कॉफी, मैगी, सैंडविच, मोमोज, बर्गर, रोल्स या आपके इलाके में डिमांड वाले दूसरे आइटम्स। लेकिन शुरुआत में 30 चीजें मेन्यू में डालने के बजाय कुछ ऐसी चीजें रखिए जिन्हें आप कंसिस्टेंटली अच्छा बना सकें। क्योंकि फूड बिजनेस में कस्टमर एक बार क्यूरियोसिटी से आ सकता है, लेकिन दोबारा तभी आएगा जब उसे टेस्ट, हाइजीन और सर्विस पसंद आए। और आज सोशल मीडिया एक छोटा कैफे भी लोगों तक पहुंचा सकता है। आप अपने फूड की अच्छी प्रेजेंटेशन दिखा सकते हैं, कस्टमर रिव्यूज दिखा सकते हैं, बिहाइंड द सीन्स कंटेंट बना सकते हैं, लेकिन सिर्फ इंस्टाग्राम पर वायरल होने की उम्मीद पर बिजनेस शुरू मत कीजिए। पहले यूनिट इकोनॉमिक्स समझिए। एक आइटम बनाने की लागत कितनी है, सेलिंग प्राइस क्या है, डेली कितने कस्टमर्स चाहिए, रेंट कितना है, स्टाफ कॉस्ट कितनी है, इलेक्ट्रिसिटी और रॉ मटेरियल कितना लगेगा और महीने के अंत में एक्चुअल प्रॉफिट कितना बचेगा। यही सवाल आपको बिजनेस और सिर्फ भीड़ के पीछे भागने के बीच फर्क समझाएंगे। एंडिंग तो दोस्तों, ये थे 9 छोटे बिजनेस आइडियाज, लेकिन इस पूरी वीडियो का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा शायद ये 9 आइडियाज नहीं है। सबसे महत्वपूर्ण है आपका नजरिया। नौकरी करना गलत नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपकी आर्थिक स्थिति सिर्फ एक सैलरी पर निर्भर न रहे, तो अपनी स्किल, सेविंग्स और दूसरे इनकम सोर्सेज पर भी काम करना समझदारी हो सकती है। लेकिन याद रखिए, बिजनेस का मतलब सिर्फ पैसा लगाना नहीं है। बिजनेस का मतलब है किसी वास्तविक समस्या का समाधान करना और उसके बदले वैल्यू क्रिएट करना। इसीलिए कोई भी बिजनेस शुरू करने से पहले 3 सवाल जरूर पूछिए। क्या इसकी मेरे इलाके में डिमांड है? क्या ग्राहक इसके लिए पैसा देने को तैयार हैं? और क्या मैं इसे लंबे समय तक चला सकता हूं? अगर इन 3 सवालों का जवाब मजबूत है, तभी आगे बढ़िए। शुरुआत छोटी हो सकती है। पहले 1 ग्राहक, फिर 10, फिर 100। पहले 1 प्रोडक्ट, फिर पूरी रेंज। पहले 1 आउटलेट, फिर दूसरा। लेकिन शुरुआत के बिना ग्रोथ संभव नहीं है। इसलिए सिर्फ आइडियाज कलेक्ट मत करते रहिए। एक आइडिया चुनिए, उसकी रिसर्च कीजिए, छोटे स्तर पर टेस्ट कीजिए, गलतियां कीजिए, सीखिए और फिर धीरे धीरे स्केल कीजिए। क्योंकि असली फर्क आइडिया और एक्शन के बीच बनता है। अगर आपको इन 9 में से कोई एक बिजनेस सबसे ज्यादा पसंद आया है, तो कमेंट में उसका नाम जरूर बताइए। और अगर आप चाहते हैं कि हम इनमें से किसी एक बिजनेस पर पूरी डिटेल में इन्वेस्टमेंट, खर्च, प्रॉफिट कैलकुलेशन और शुरुआत से लेकर पहले कस्टमर तक का पूरा रोड मैप बनाएं, तो कमेंट में उसका नाम लिखिए। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक जरूर करें और ऐसे ही बिजनेस, मनी और फाइनेंशियल माइंडसेट से जुड़े प्रैक्टिकल वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। क्योंकि यहाँ हमारा मकसद सिर्फ आपको मोटिवेट करना नहीं है, मकसद है आपको ऐसे आइडियाज और नॉलेज देना जिन्हें आप अपनी सिचुएशन के हिसाब से समझकर सही फैसला ले सकें। मिलते हैं